जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग जो है सेकंड लेक्चर पे बात करने वाले हैं। पहला लेक्चर हम लोगों ने दे दिया है जिसमें कि आप 10 मिनट में पूरी 11th की हाइड्रोकार्बन या आप कह लो कि ऑर्गेनिक की नेम्ड रिएक्शन जो 11th क्लास की है उसको आप 10 मिनट में चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने 12th के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उनकी नेम्ड रिएक्शन को क्विक रीजन के लिए, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम से पहले 10-5 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप फास्ट मोड पे इस रिएक्शन को सुन सकते हैं सबका सब, और इससे निश्चित तौर पे आपकी एक बार पूरी मेमोरी चैप्टर की जो है आपके दिमाग में आकर के बैठ जाएगी। हम यहाँ इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी हर रिएक्शन का एक एक लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखाई पड़ेगा, मिलेगा, जिसमें कि आप पर्टिकुलर रिएक्शन की सारी बारीकियों को देख सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं, उसके पैटर्न को देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोग 12th के रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं। एक जिसमें कि हम 2 चैप्टर को डील करेंगे, पहला हेलो एल्केन और हेलोरीन, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जबकि सेकंड लेक्चर में हम डील करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को। चलेगा, तो हम इसको डील करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 18 रिएक्शन हमने यहाँ पे दी हुई हैं। हेलो एल्कीन और हेलोईन वाले में अगर आप देखेंगे तो हम लोग 10 रिएक्शन को डील करेंगे, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है आपका सेंडमियर रिएक्शन, ठीक है जी। दूसरी रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन, तीसरी है फिनकेस्टीन रिएक्शन, चौथी स्वेट्स रिएक्शन, पांचवी वुड्स रिएक्शन, छठा वुड्स फिटिक, सातवां फिटिक रिएक्शन, आठवां फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नवा जो है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन ग्रिनार्ड रीजन के साथ, 10वां है डाउस प्रोसेस। तो हम इन 10 रिएक्शन को मोटा मोटा डील करेंगे, जिसमें सेंडमियर और गाटरमान हेलोएरीन के फॉर्मेशन को यानी कि क्लोरोब्रोमो बेंजीन के फॉर्मेशन को बताएगा। इसके अलावा साथ में थोड़ा सा ट्रिक भी बता दें कि आयोडो और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। अब फिनकेस्टीन रिएक्शन से हम लोग पर्टिकुलर हाइड्रोजन को एक्सचेंज करेंगे, स्वाट से भी हम लोग फ्लोराइड को एक्सचेंज करेंगे। आपका वुड्स रिएक्शन आपने के हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी है, यहाँ हल्का सा रिव्यू दे करके निकल जाएंगे। वुड्स फिटिक, इसके साथ एक फ्रैंकलिन रिएक्शन आती है, उसको भी यहाँ पे डील कर लेंगे हम लोग। फिर आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट, जो कि आपका क्लोरोबेंजीन की बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है। फिर आप डील करेंगे किसको, आपका ग्रिनार्ड रीजन के साथ में, और ये लास्ट में डाउस प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, ये मोस्टली यहाँ पर आएगा। अब अगर हम सेकंड लेक्चर की तरफ आए, सेकंड चैप्टर की तरफ आए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में मुख्य रूप से जो रिएक्शन दी हुई है, पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, अक्सर आ जाता है स्पेसिफिक एजेंट है। तीसरा है रीमर डीमैन रिएक्शन, रीमर डीमैन में फॉर्माइलेशन भी देखेंगे, यानी एल्डिहाइड ग्रुप कैसे ऐड होता है, कार्बोक्सिलेशन भी देखेंगे वो कैसे ऐड होता है, तो ये सारा चीज़। इसी तरीके से आता है विलियमसन सिंथेसिस, ये आप ईथर के प्रिपरेशन के लिए आप इसको पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप फिनॉल के लिए अलग पढ़ेंगे और एल्कोक्सी बेंजीन, एनिसॉल या एरिन ईथर के लिए अलग से पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग हो गया आपका, जिसमें 2 पार्ट में आएगा, एक एल्काइलेशन और दूसरा क्या चीज़ आपका एसाइलेशन। एक रिएक्शन इसमें और भी है, कौन सी, रिएक्शन विद ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, विथ नहीं, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, ये रिएक्शन। बाकी विलियमसन से देखो ये कॉमन ही हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल हमको 17 रिएक्शन यहाँ पे क्या करनी है, डील करनी है। चल जाएगा, तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहली रिएक्शन पर आते हैं, सेंडमियर रिएक्शन। तो सेंडमियर रिएक्शन बालकों, इससे हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रस हैलाइड विद हाइड्रा एसिड मिक्सचर की प्रेजेंस में हम इसको बनाते हैं। तो ये रिएक्शन होती कैसे, जरा देखना है। जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, आपको पता होगा कि इसको एट ए टाइम हम बनाते हैं, तुरंत बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले एनिलीन, इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं, NaNO2 और HCl।
टेम्परेचर बड़ा ही स्पेसिफिक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जो बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी एजेंट माना जाता है बेंजोनाइट कन्वर्जन के लिए। हम लोग करते क्या है सैंडमियर रिएक्शन में कि जब हमको क्लोरो, ब्रोमो या साइनोबेंजीन बनाना है तो हम करस्पॉन्डिंग क्यूप्रस एनायन लेते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल हमको यहाँ ऐड करना है, अगर क्लोराइड ऐड करना है तो यहाँ X की जगह क्लोरीन क्लोराइड आयन होगा, ब्रोमीन ऐड करना है तो ब्रोमाइड होगा, साइनाइड ऐड करना है तो साइनाइड होगा। तो इस क्यूप्रस हैलाइड को इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रा एसिड हीट किया जाता है, जहाँ X के रूप में हम Cl, Br और Cn ले सकते हैं। अगर आप हैलाइड आयन दिखा रहे हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और क्या रहेगा, साइनाइड रहेगा। चलेगा। तो ये रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो करती है, ध्यान दीजिएगा। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक, और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। कहने का मतलब कि जो रिएक्शन का रेट है वो केवल डाइजोनियम के कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो फिनाइल कार्बोकैटायन होता है। ये वही कार्बोकैटायन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज इंटरनल डिलोकलाइजेशन में नहीं होता है, स्टैटिक होता है। तो ये डाइजोनियम ग्रुप यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर के बैठेगा। चलेगा। साथ में जो लिविंग ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में क्या करेगा, आपका निकल जाएगा। तो इस मेथड से अगर हमने यहाँ पर क्लोराइड लिया है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड लिया है तो ब्रोमोबेंजीन और साइनाइड लिया है तो साइनोबेंजीन। और आप तो एक बात और भी जानते होंगे कि साइनोबेंजीन अपने आप में एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया लेबोरेटरी एजेंट होता है। अगर आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करा दें LiLH4 के द्वारा तो ये एक अधिक कार्बन की एमीन देता है। अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें तो ऐसी स्थिति में ये एमाइड देता है। और यही अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये यहाँ पर बेंजोइक एसिड देता है। चलेगा। तो बहुत बढ़िया मेथड सैंडमियर रिएक्शन माना जाता है एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए। चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। बस यही 2 पॉइंट याद रखना है कि ये SN1 मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन है। इसका इंटरमीडिएट फिनाइल कार्बोकैटायन होता है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, 2 स्टेप में होती है। कैटायनिक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये साइनोबेंजीन हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो खुद भी लेबोरेटरी एजेंट का काम करता है, जो अदर प्रोडक्ट में आसानी से क्या किया जा सकता है, आपका चेंज किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी रिएक्शन पर, वो भी आपका एरिल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए है, जिसे आप गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। चलिए सेकंड पर आते हैं, गाटरमान रिएक्शन। तो हम लोग अब दूसरी रिएक्शन सीख रहे हैं, गाटरमान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम आयन का, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये जो आपका सॉल्यूशन होता है इसमें, या इसका रिएक्शन हम हाइड्रा एसिड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। याद रहे यहाँ X से हम क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे, यानी HCl और HBr लिया जाता है। इन मेथड से हम आयोडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। यहाँ से बेसिकली जो बनेगा आपका क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। और डाइजोनियम सॉल्ट आपको मैंने बताया ही है कि आप बना सकते हैं एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl, इसके साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। सिमिलर ये भी वही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग पर, और इसमें भी वही फिनाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट बनता है। चलेगा। तो करस्पॉन्डिंग हैलाइड जो है लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है
और हेलोबेंजीन बनता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्यूप्रस हैलाइड दिखाई पड़ता है। चल जाएगा। इस रिएक्शन का जो इफिशिएंसी होता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि गाटरमान रिएक्शन की इफिशिएंसी सैंडमियर रिएक्शन से कम होती है। इसकी इफिशिएंसी कम होती है और इससे हम केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं, जबकि आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन इन मेथड से नहीं बनता, न सैंडमियर से ही न ही आपका गाटरमान से। तो हम लोग उसके लिए अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नोट के रूप में देख सकते हैं। दो नोट में हम आपको बताएंगे, नोट संख्या 1 और नोट संख्या 2। तो अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम लोग करेंगे क्या कि डाइजोनियम सॉल्ट को डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं। हम क्यूप्रस सॉल्ट उसका नहीं लेते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडाइड आयन बड़ा होने की वजह से क्यूप्रस आयोडाइड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिस पर आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता। इसलिए हम लोग क्यूप्रस सॉल्ट न लेकर के डाइजोनियम के सॉल्यूशन में सीधे पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करके हीट करते हैं। सीधे रिएक्शन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग पर, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है आयोडोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि अगर आपको आयोडोबेंजीन बनानी है तो आप डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे, ना कि क्यूप्रस सॉल्ट लेकर के चलेंगे। अब बात आती है नोट नंबर 2 की कि फ्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएं, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन भी न तो सैंडमियर से बन रही थी, न गाटरमान से बन रही थी। तो इसको भी बनाने का एक तरीका है, विशेष तरीका है। तो अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन में फ्लोरोबोरिक एसिड आप कह सकते हैं, इससे ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने पर ये सॉल्ट बनाता है, और जब इस सॉल्ट को हम फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने पर हमारा फ्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में नाइट्रोजन और BF3। चलेगा? हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अवॉइड करते हैं, और डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होता है वो अवॉइड करते हैं क्योंकि आपका एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं, आपका बनाते हैं। यही अगर आप मान लीजिए डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर आप HF की प्रेजेंस में कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, या फिर आप क्यूप्रस फ्लोराइड ले लें इन प्रेजेंस ऑफ HF, तो ये दोनों ही रिएक्शन बड़ा ही एक्सप्लोजिव होता है। इसलिए हम इस रिएक्शन से बचते हैं और इस रिएक्शन के थ्रू फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो आपने देखा कि सैंडमियर, गाटरमान इन दो रिएक्शन की सहायता से बड़ी आसानी से हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, जबकि आयोडो और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम थोड़ा विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर कि आयोडो और फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब आते हैं तीसरी रिएक्शन। तो अगर हम फिनकेस्टीन रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड, स्पेशली क्लोराइड और ब्रोमाइड हम लेते हैं। इसका रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन ड्राई एसीटोन, ध्यान दीजिएगा दो शब्द हैं, एक है ड्राई मतलब कोई वाटर या मॉइस्चर नहीं है, एसीटोन जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एल्किलाइड होता है इससे रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड बनाता है और साथ में सोडियम हैलाइड देता है। ये हैलाइड आयनिक होने की वजह से इस सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट हो जाता है। आमतौर पे जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब रिवर्सिबल होती हैं,
तो इस रिवर्सिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए यूँ कह सकते हैं कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए ही हम इस सॉल्वेंट का चुनाव करते हैं। इस सॉल्वेंट में ये आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट की शक्ल में होता है, इसलिए दिए गए सॉल्यूशन मिक्सचर से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा और जैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा यहाँ ये इक्विलिब्रियम एक्टिव हो जाता है, जो ये कहता है कि रिएक्शन को शिफ्ट करिए किधर की तरफ, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ ये ड्राई एसीटोन हम लोग किस बात के लिए ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि रिएक्शन की जो मैकेनिज्म आती है वो SN2 आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस सबस्ट्रेट की बात करें तो इसका रिएक्टिविटी ट्रेंड जो होगा इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी और सबसे पुअर किसका होगा, टर्शरी का। दूसरी बात, अगर हैलोजन किसी काइरल सेंटर से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दूसरी बात ड्राई एसीटोन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करेगा, आपका फॉरवर्ड में बाई प्रेसिपिटेटिंग बाई प्रोडक्ट। तीसरी बात ये कि रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है और अगर सबस्ट्रेट में मौजूद हैलोजन काइरल सेंटर से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे कि इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा। यानी सबस्ट्रेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट में S मिलेगा और अगर सबस्ट्रेट में S है तो प्रोडक्ट में R मिलेगा। कर लेंगे इसको। चलिए अगले रिएक्शन पर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एल्किल हैलाइड स्पेशली क्लोराइड और ब्रोमाइड का रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया, एंटीमनी हो गया, कोबाल्ट हो गया, मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो गया। तो उसके साथ करा करके करस्पॉन्डिंग फ्लोरो डेरिवेटिव को बनाया जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड स्पेशली यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए और X से हमारा मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो अगर हम एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड का रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से कराते हैं, मेटल फ्लोराइड से कराते हैं। मेटल फ्लोराइड से हमारा मतलब कोबाल्ट है, मरकरी है, सिल्वर है, हम इन सब को लेकर के चल रहे हैं। एंटीमनी है, पकड़ रहे हैं, हम इनको लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन उसी SN2 पाथवे को फॉलो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और करस्पॉन्डिंग फ्लोरो प्रोडक्ट हमारा बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर आप यहाँ पर जो भी लेकर के चल रहे हैं, सपोज करिए अगर हम सिल्वर फ्लोराइड लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर सिल्वर हैलाइड बनेगा और अगर मर्क्यूरिक फ्लोराइड लेकर के चल रहे हैं तो मर्क्यूरिक हैलाइड बनेगा। रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है, यानी कि सबस्ट्रेट का जो रिएक्टिविटी ट्रेंड होगा, सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट जो होगा वो 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री, सबसे पुअर होगा 3 डिग्री। इसके बाद अगर ये आपका हैलोजन इसके काइरल सेंटर पर जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन। कहने का मतलब कि अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन वाला काइरल सेंटर है तो प्रोडक्ट में S वाला होगा और S वाला है तो प्रोडक्ट में R वाला होगा। याद रहे अगर हम प्राइमरी लेकर के चलेंगे तो मेन प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर आप टर्शरी लेकर के चल रहे हैं तो टर्शरी पर आपका मेन प्रोडक्ट एलिमिनेशन का होगा। तो ये बातें आपको देख करके करनी पड़ेगी कि आप क्या लेकर के चल रहे हैं और क्या बन रहा है। याद रहे प्राइमरी है तो मेनली आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जबकि अगर टर्शरी है तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? कर लेंगे। आते हैं हम लोग पांचवी रिएक्शन पे। पांचवी रिएक्शन जिसको आप लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं, इसको आप ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हम इससे एल्केन को बनाते थे, तो ये एल्किल लाइट की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिला, तो एल्केन के प्रिपरेशन में देखने को मिला। एक्चुअल में इस रिएक्शन में हम पहले भी बात कर चुके हैं,
तो बस केवल मोटा मोटा एक पॉइंट दे दें आपको कि जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन ड्राई ईथर, याद आया होगा आपको, तो मेनली रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले मैकेनिज्म से जाएगी और बनेगा सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन बनता है। यहाँ हम ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं ताकि ये जो सॉल्ट है ये इसके अंदर प्रेसिपिटेट कर जाए और इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट कर जाए, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाए। इस बात के लिए हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, आपका ड्राई ईथर, मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर रखते हैं, अदरवाइज मेटल इसके साथ क्या करेगा, आपका रिएक्ट कर जाएगा। मैकेनिज्म आपने इसकी पढ़ी ही थी। चाहे तो हल्का सा आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले सोडियम मेटल इस ईथर की प्रेजेंस में आयोनाइज होकर के सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन देता है। इधर ये एल्किल हैलाइड डिसोसिएट होकर के एल्किल कैटायन और हैलाइड एनायन देता है। ये कैटायन इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के फ्री रेडिकल में बदलता है और ऐसे 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते। सिमेट्रिकल एल्कीन बनती है, यानी कि अगर इसको आप तोड़ दे 2 हिस्सों में तो एक हिस्सा सबस्ट्रेट का एल्किल ग्रुप होगा। कर लोगे? चलो नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड का लेते हैं, 1 मोल एरिल हैलाइड का लेते हैं और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है इन ड्राई ईथर, वही मॉइस्चर फ्री ईथर, ताकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और वो इलेक्ट्रॉन इस एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या रहे, आपका प्रिजर्व रहे। तो ऐसी स्थिति में हमको एल्किल एरीन मिलता है, ये एल्किल एरीन मिलता है और साथ में ये सॉल्ट हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा जो कि पीपीटी बनाता है। इस सॉल्वेंट में पीपीटी बनाता है, जिसका फायदा हमको ये मिलता है कि ये रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन के घटने को पूरा करने के लिए किधर की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर दिया जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। याद कर सकते हैं, जितना भी वुड्स वाला रिएक्शन है उसमें एल्किल लाइट लिया जाएगा, जो फिटिक वाला है उसमें एरिल लाइट लिया जाएगा और दोनों को जोड़ करके प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर भी हीट करने पर हम उसी मैकेनिज्म को करीब करीब फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले को ही, और ये प्रोडक्ट हमारा बन करके आता है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं फिटिक रिएक्शन पे। तो अगर बाल को हम लोग फिटिक रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में हम 2 मोल एरिल हैलाइड का लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 मोल एरिल हैलाइड का हम लोग लेते हैं विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों बेंजीन रिंग आपस में सीधे जुड़ करके बाई एरिल या डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करता है। इसको आप बाई एरिल भी कह सकते हैं या डाई फिनाइल भी कह सकते हैं कॉमनली, और साथ में बनाता है सोडियम हैलाइड। ये फिर इस सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट का काम करेगा और अगर रिएक्शन मिक्सचर से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा और रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम पर है, तो आप जानते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिक की रिएक्शन स्लो होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, नतीजा कुछ समय के बाद इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ ही जाती है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है और प्रोडक्ट मिक्सचर का कंसंट्रेशन घट रहा है तो इक्विलिब्रियम कहेगा कि रिएक्शन को किधर शिफ्ट करो, फॉरवर्ड में शिफ्ट करो। इसलिए हम इसका सॉल्वेंट क्या लेकर के चलते हैं, ड्राई ईथर लेकर के चलते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन पे। ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज और एल्केन के प्रिपरेशन में भी देखने को मिलती है। इस रिएक्शन में क्या है कि हम जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिएगा,
एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़ आपका ड्राई ईथर। तो ऐसी स्थिति में सिमेट्रिकल एल्कीन बनता है और साथ में आपका जिंक क्लोराइड बनता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाला है कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये आयनिक मैकेनिज्म से जाता है। ये रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करती है। साथ ही साथ यहाँ पर भी ये जिंक क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है, जिससे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटता है और एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने पर या इस सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, आपका फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए हम यहाँ ये सॉल्वेंट लेकर के चलते हैं, चलेगा। बाकी डिटेल मैकेनिज्म हम आपका एक एक रिएक्शन जो आपका बनाएंगे नेम रिएक्शन वाला टॉपिक उसमें दिखाएंगे। यहाँ तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मिक्सचर क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, रीजेंट क्या है, अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो क्या होगा, और फिर आपको उसमें ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है। हाँ, इसका इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट एल्किल कार्बन आयन होता है, ध्यान रहेगा, जो आयनिक मैकेनिज्म में आगे आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट और बड़ी पॉपुलर रिएक्शन जिसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान दें, जो डाउस प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट करके हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर पहले स्टेप में, और जो प्रोडक्ट आता है उसका अगर एसिडिफिकेशन करें तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है फिनॉल। तो ये रिएक्शन हम दो जगह पे पढ़ते हैं, एक फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिनॉल के प्रिपरेशन में, और दूसरा क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर आप कहेंगे एनायनिक नॉन एरोमेटिक, एनायनिक नॉन एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, चलेगा। इस रिएक्शन में एनायनिक नॉन एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसीलिए अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये पाएंगे कि ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, जिस पर जो रिएक्शन की स्पीड है, रेट है, वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ में जो रिएक्शन के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की ड्रास्टिक कंडीशन है वो भी क्या करेगा, आपका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मौजूद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको स्टेबलाइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। इस वजह से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन के रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन भी क्या करेगी, घट जाएगी, और आसानी से ये जो हैलोजन है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये ऐसे देखें, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर चाहिए, जबकि यही अगर पैरा पर नाइट्रो ग्रुप एक आ गया तो वही टेम्परेचर 623 से घट करके 443 और वही प्रेशर 300 से घट के कितना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर चाहिए। क्लियर है हमारी बात? उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से। इसका मतलब कि रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन के द्वारा मिलकर तय किया जाएगा। और रिएक्शन में कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही, एनायनिक नॉन एरोमेटिक, आप कह सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन उसमें कॉन्जुगेशन मिल रहा है और क्या बन रही है, आपका ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब हम एरिल हैलाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन को कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलेगा। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है जिसमें कि हैलोजन मौजूद है। हैलोजन वर्क करता है एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर लोन पेयर होने की वजह से, लेकिन इसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है बेंजीन रिंग में, इसलिए बड़ा अच्छा सबस्ट्रेट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हीट कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थो और पैरा। आप कहेंगे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा ये, और साथ में बाई प्रोडक्ट आपका आ गया। तो यहाँ एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है इसके पीछे वजह ये होती है कि रिएक्शन पैरेलल पाथ को फॉलो करती है। इन दोनों में से जो पैरा है वो मेजर है और ऑर्थो कैसा है आपका माइनर है। आप इस प्रोडक्ट मिक्सचर को सिंपल क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, आपका सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट में ठीक ठाक अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम किसी एसाइल हैलाइड के साथ कराएं या एनहाइड्राइड के साथ कराएं, एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड के साथ कराएं इसी लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी रिएक्शन पैरेलल पाथ को फॉलो करती है और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी वही ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है। पर आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो ये ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिल रहा है इसमें मेजर कौन रहेगा, आपका पैरा ही रहेगा, और माइनर कौन रहेगा, ऑर्थो, और दोनों को हम लोग सिंपल क्रिस्टलाइजेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में ठीक ठाक अंतर देखने को मिलता है। चलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट, अल्कोहल फिनॉल ईथर। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी वो रिएक्शन एल्किल और एरिल हैलाइड की थी। ठीक है, ये 10 रिएक्शन जो थी वो एल्किल और एरिल हैलाइड वाले चैप्टर की थी। इसके बाद हम लोग अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 रिएक्शन देख लिया होगा। एक बार अगर आप अपने दिमाग में हल्का हल्का रिवाइज करें तो मैंने किन किन रिएक्शन का जिक्र किया है। सबसे पहले सैंडमियर रिएक्शन बोला था, फिर मैंने गाल्टरमान रिएक्शन बोला, फिर मैंने सैंडमियर बोला, गाल्टरमान बोला, वुड्स रिएक्शन बोला, वुड्स फिटिग रिएक्शन बोला, फिटिग रिएक्शन बोला, उसके बाद फ्रैंकलिन रिएक्शन बोला, उसके बाद हमने फिनकेस्टीन या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसका एक नाम हैलोजन एक्सचेंज भी है, स्वार्ट्स रिएक्शन बोला। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा हैलोजन एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन बोला, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और क्या आपका डाउस प्रोसेस। तो हम लोगों ने इतनी रिएक्शन को रिवाइज किया। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पर आते हैं, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो हम अल्कोहल फिनॉल और ईथर को डील करेंगे। आप अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो अगर आप हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक्सीलेंट मेथड होता है अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। इस मेथड से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं जो कि ठीक ठाक परसेंटाइल यील्ड इसकी होती है। इसमें करते क्या है हम लोग कि करस्पॉन्डिंग एल्कीन का रिएक्शन, हम एल्कीन का रिएक्शन
B2H6 इन THF, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन सॉल्वेंट होता है, उसमें लेते हैं। और सेकंड स्टेप में इसकी करा देते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो कराते हैं अल्कलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये अल्कोहल प्राइमरी होता है। प्राइमरी का मतलब OH प्राइमरी कार्बन पर और H जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ेगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये रिएक्शन एडिशन है वाटर का। वाटर मतलब H+ और OH- का। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनाते हैं और ये एक्सलेंट मेथड है अल्कोहल के प्रिपरेशन का और बहुत बढ़िया ये दिखाई पड़ेगा, आप कह सकते हैं एल्कीन की प्रॉपर्टी में। हल्का फुल्का इसको याद करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो B2H6 THF में लिया जाता है, ये डाइमर से मोनोमर में आ जाता है। ये मोनोमरिक फॉर्म में दिखाई पड़ने लगता है और इस मोनोमरिक फॉर्म के साथ एल्कीन का एक मॉलिक्यूल जुड़ करके मोनो एल्किल बोरेन देता है। ऐसे आप ध्यान देंगे, बनेगा मोनो एल्किल बोरेन। ये मोनो एल्किल बोरेन दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल एल्कीन के साथ रिएक्ट करके देता है डाई एल्किल बोरेन। और ये जो डाई एल्किल बोरेन है ये दोबारा एल्कीन के साथ जुड़ करके देता है ट्राई एल्किल बोरेन। और मैं आपको बताऊं, ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है ये बड़ा अच्छा लेबोरेटरी रीजेंट माना जाता है कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए? तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस ट्राई एल्किल बोरेन की हाइड्रोलिसिस करा दी अल्कलाइन मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस करा दी अल्कलाइन मीडियम में, तो ऐसी स्थिति में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये अगर यही आपने सिल्वर नाइट्रेट इन अल्कलाइन मीडियम हीट कर दिया तो जस्ट डबल कार्बन की एल्केन बनेगी। यही अगर आपने इसका रिएक्शन किसी एसिड से करा दिया लाइक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये उतने ही कार्बन का एल्केन देता है। इसी का रिएक्शन अगर आपने क्रोमिल क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में बदलता है। इसी का रिएक्शन अगर आपने कैमनोफोर इन एसिडिक मीडियम में लिया तो ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ट्राई एल्किल बोरेन एक बड़ा अच्छा लेबोरेटरी रीजेंट है जिससे हम कई सारे अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। फिलहाल हाइड्रोबोरेशन में हम ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन में हम अल्कलाइन मीडियम में वाटर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाटर का एडिशन है एल्कीन में अकॉर्डिंग टू क्या आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रहेगा। चलिए अगले रिएक्शन पर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है अगर उसका रिएक्शन हम PCC के साथ करा दें तो PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड कह सकते हैं,
साथ ही साथ pyridine और HCl का, pyridine और HCl का, ये चलेगा। तो इस कंपोजिशन को हम लोग pyridinium क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। ये बड़ा ही खास टाइप का आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो केवल वर्क करता है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का इनटू एल्डिहाइड। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है तो याद रहे ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये केवल प्राइमरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। ये अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है पीसीसी के साथ में है तो कोई सोचने वाली बात नहीं, ये एल्डिहाइड में जाएगा। लेकिन अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है तो मेरी इस बात को याद रखना कि ये रिएक्शन नहीं देगा। इस रीजन की एक खास बात और भी है कि अगर अदर ग्रुप भी इसके अंदर मौजूद हैं तो ये उनको भी टच नहीं करता, चाहे वो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ये उनको अफेक्ट नहीं करता। ये बेहद स्पेसिफिक है, बेहद सेलेक्टिव है। किसके लिए? आपका केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। तो ध्यान दें क्यूमीन किस कंपाउंड को कहते हैं, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है वो क्यूमीन कहलाता है। तो हम क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं बाकायदा क्यूमीन का एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन करा कर। तो जब हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन को एयर के द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड मिलता है ऐसे। इस कंपाउंड को कहा जाता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये मिलता है। और जब हम इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लोग बस केवल ये याद रखते हैं कि फिनॉल मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है कि इसका बाई प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक ऑरिजिन का होता है और वो आपका जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो भी ऑर्गेनिक ऑरिजिन का है और वो एसीटोन होता है। चलेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस जगह पे जुड़ेगी और बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी प्रोडक्ट के रूप में आपको फिनॉल मिलेगा और साथ में एसीटोन आता है, ये ऐसे। हाँ, एक बात और है कि ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनेगा, तो ये डायरेक्टली बन जाता है जब आप बेंजीन का रिएक्शन नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको सीधे ये आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है प्राइमरी, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है किसमें, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में फ्री होने की वजह से। इसलिए हमें मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो कि कॉमनली किस नाम से फेमस है, क्यूमीन के नाम से। तो ये भी एक बड़ी फेमस रिएक्शन है जो कि अक्सर नीट या जेई में पूछी गई है, जो छुपी हुई है आपकी कई लाइनों के बीच में, तो आपको इसको भी दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम लोग चौथी रिएक्शन पे, फोर्थ। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन हम दो स्टेप में पढ़ते हैं, एक फॉर्माइलेशन और दूसरा क्या चीज़ आपका कार्बोक्सिलेशन। तो अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में तो इसको फॉर्माइलेशन बोलते हैं, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। चलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर्माइलेशन में एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन और कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन। तो सबसे पहला हम केस देखेंगे फॉर्माइलेशन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बेंजाइल क्लोराइड होता है।
बेंजाइल क्लोराइड को हम लोग बनाते हैं इंटरमीडिएट के रूप में, और बाकी तो इसकी मैकेनिज्म को लार्ज स्केल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है क्या कि सबसे पहले हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ कराते हैं। तो KOH और NaOH के साथ पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसी की अगर हम एसिडिफिकेशन कर दें, प्रोटॉन ट्रीटमेंट कर दें, एसिड ट्रीटमेंट कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमको मिलता है ऑर्थो और पैरा सल्फरडिहाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो अब यहाँ पर मेजर होता है, जबकि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर माइनर होता है। यहाँ ये भी बात दिमाग में रखने वाली है कि जो ये आपका ऑर्थो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में है, इंट्रामॉलिक्यूलर, जबकि जो पैरा वाला है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होता है। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर मैटर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो इंटर, और इंट्रा का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अगर दो कंपोनेंट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो मेजर तो आपका ये रहा, माइनर ये रहा, और इनको सेपरेट करना भी आसान है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस मिलेगा, इसलिए कोई भी हम डिस्टिलेशन का मेथड लगा करके इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम कार्बोक्सिलेशन की बात करें, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन की बात करें, तो कार्बोक्सिलेशन में हम फिनॉल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड और फिर KOH या NaOH लेते हैं। सेकंड स्टेप में वही एसिडिफिकेशन अगर हम करा देंगे तो ऑर्थो और पैरा सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ऑर्थो और पैरा सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, जिसमें ऑर्थो मेजर और पैरा क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर भी वही बात कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जबकि जो पैरा वाला है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यूं कहें कि पैरा का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा और ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पैरा नॉन वोलेटाइल होगा तो ऑर्थो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। हाँ, ये जो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू पैरा के। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो पैरा ज़्यादा एसिडिक है बनस्पत किसके, आपका ऑर्थो के, क्योंकि ऑर्थो में मौजूद हाइड्रोजन किस में इन्वॉल्व है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। तो फिनॉल के केस में पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। अगर हम लोग यहाँ इन दोनों प्रोडक्ट की बात करें तो पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा सल्फ्यूरिक एसिड। नाम वाइज बोलेंगे ऑर्थो सल्फरडिहाइड इज लेस एसिडिक देन पैरा सल्फरडिहाइड, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे कि ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्या, आपका पैरा सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन के अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में इसने एज ए इंटरमीडिएट शो किया है, इस तरीके से यहाँ पर ये शो किया है। चल जाएगा, बोलो भाई, ध्यान रखोगे इस चीज को, कर लेंगे कि यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट के रूप में, अच्छा जब ये अपना एसिडिक कैरेक्टर या अब जब ये अपना कार्बोनिल कैरेक्टर रिटेन करता है तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन यहाँ प्लस के फॉर्म में माइनस, तो ये दोनों मिलकर के कौन सा कैरेक्टर पकड़ लेगा,
एरोमेटिक कैरेक्टर पकड़ लेगा। तो आपकी एनसीईआरटी इस तरीके से बोलती है, ये CHCl2, इसको वो इंटरमीडिएट के रूप में दिखा रहे हैं। बाकी तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अभी तो बस खाली रफली रिवीजन, फास्ट मोड वाले रिवीजन में है। तो क्या रिएक्टेंट है, क्या इंटरमीडिएट है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और भी आती है कि क्लोरोफॉर्म और केवल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाया अल्फा एलिमिनेशन क्या इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, जो कि इस रिएक्शन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। किसमें, रिमर-टाइमन फॉर्माइलेशन। ध्यान रखेंगे इतनी बात कि रिमर-टाइमन रिएक्शन दो प्रकार की, फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन में जो अटैकिंग रीजेंट होता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि क्लोरोफॉर्म और KOH के अल्फा एलिमिनेशन से निकल करके आता है। यहाँ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें ऑर्थो मेजर पैरा माइनर, इसका इंटरमीडिएट ये बनता है। इसी तरीके कार्बोक्सिलेशन में हम CCl4 KOH का मिक्सचर लेकर के चलते हैं, ऑर्थो पैरा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसमें कि ऑर्थो मेजर होता है और पैरा क्या रहता है आपका माइनर। मिक्सचर को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है सिंपल डिस्टिलेशन के मेथड से कर लेंगे इसको। आते हैं अगले रिएक्शन। तो अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे फिनॉल की, तो आप जानते हैं कि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है ये एक्टिवेटिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। साथ ही साथ ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर का भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हम फिनॉल का रिएक्शन जब किसी अल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरमीडिएट होगा एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जो प्रोडक्ट बनता है ये ऑर्थो और पैरा फिनॉल होगा। ऑर्थो और पैरा ऑर्थो और पैरा मिथाइल फिनॉल चलेगा। रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी तरीके से इसी फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ कराएं, इसी लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में न रहे, तो जिंक या फिर जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड आप ले सकते हैं। तो रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा बनेगा, जिसमें कि पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है और ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर माइनर है। बोलो भाई, कर सकते हो। अब हम लोग ईथर की रिएक्शंस पर आएंगे, और ईथर में अगर 3 रिएक्शन आपको मोस्टली पता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, दूसरी रिएक्शन HI के साथ, तीसरी रिएक्शन आप कह सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो अगर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की बात करें तो बड़ा बढ़िया ये लैब मेथड होता है। किसके प्रिपरेशन के लिए? लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। हम इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर लैब में बनाते हैं। रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है। यहाँ ईथर सॉल्वेंट लिया जाता है, SN2 पाथवे को फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट हमारा ईथर बनता है और साथ में सोडियम हैलाइड। चूँकि ईथर सॉल्वेंट है, सोडियम हैलाइड PPT की शक्ल में आएगा।
जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ईथर मिलेगा। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि रिएक्टेंट मिक्सचर में एल्किल हैलाइड वाला जो पार्ट होता है ये सबस्ट्रेट का काम करता है और एल्कोक्साइड आयन वाला जो होता है ये रीजेंट का काम करता है। यहाँ पर अगर आप ईथर की अच्छी यील्ड चाहते हैं तो यहाँ जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो प्राइमरी बेस्ट है, तब सेकेंडरी सबसे पुअर सबस्ट्रेट टर्सरी होता है, क्योंकि टर्सरी के साथ में आपका जो रीजेंट है वो बजाय सब्स्टिट्यूशन देने के एलिमिनेशन देता है और प्रोडक्ट में ईथर की जगह एल्कीन बनती है। यहाँ पर अगर आप रीजेंट की बात करेंगे तो रीजेंट जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, तो ऐसी स्थिति में अगर ये टर्शरी एल्कोक्साइड आयन है तो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर ये प्राइमरी है तो बहुत तगड़ा ये क्या रहता है आपका बेस रहता है। तो एक चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ईथर बनाना है तो कॉम्बिनेशन सबस्ट्रेट में एल्किल हैलाइड रहे और प्रोडक्ट में रीजेंट में टर्शरी आयन रहे, ये टर्शरी ब्यूटाक्साइड। तो इस स्थिति में आपको बहुत बढ़िया ईथर मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहीं पर इसको टर्शरी हैलाइड ले लिया, टर्शरी हैलाइड ले लिया और ये प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन है, तो ये बेस का काम कर जाएगा और सब्स्टिट्यूशन की जगह पे आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। चलेगा? तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है। और चूंकि SN2 रिएक्शन है तो ऐसी स्थिति में अगर ये हैलोजन सेंटर कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इन्वर्जन आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सबस्ट्रेट में अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में S होगा और सबस्ट्रेट में अगर S है तो प्रोडक्ट में R होगा। हम विलियमसन सिंथेसिस से एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं, एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? तो आप ध्यान दें थोड़ा सा कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन अगर हम मेथिल क्लोराइड के साथ करा दें तो फिर यहाँ SN2 पाथवे से रिएक्शन जाएगी। ये रीजेंट का काम करेगा, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, बैकसाइड अटैक होगा और मेथॉक्सी बेंजीन बनेगा, जिसे हम लोग एनिसॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक ईथर भी क्या करेंगे आपका बना लेंगे। कर लोगे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं HI के साथ रिएक्शन। तो अगर आप ईथर का रिएक्शन HI के साथ देखें तो यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि ये रिएक्शन दो पाथवे से जा सकती है, SN2 पाथवे से और SN1 पाथवे से। तो ये SN2 पाथवे से तब जाती है जबकि दोनों में से कोई भी एल्किल ग्रुप टर्शरी नहीं। अगर टर्शरी नहीं है तो पक्का पाथवे हम लोग कौन सा लेकर के जाएंगे? SN2। इसमें से आप बॉन्ड को क्लीव करिए और क्लीव करने के बाद एक के साथ में हैलोजन को जोड़ेंगे और दूसरे के साथ में हम अल्कोहल बनाएंगे। चलेगा? इसका करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप दिए गए ईथर, अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप टर्शरी नहीं है तो HI एक एसिड है जो H+ और I- देगा। ऑक्सीजन सेंटर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो H इस पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोनियम इंटरमीडिएट बनाएगा। चूंकि ऑक्सीजन की यहाँ 3 वैलेंसी दिखाई पड़ रही है तो आप बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक बॉन्ड तोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ अगर
बॉन्ड तोड़ना ही है तो उसके नियम है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि जो बॉन्ड आपने बनाया है आप उसको नहीं तोड़ेंगे, यानी ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर तोड़ने के लिए एक से अधिक बॉन्ड हैं तो आप उस बॉन्ड को हेटेरोटिक मैनर में तोड़िए जिसमें कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो और साथ में उसके ऊपर मौजूद एल्किल ग्रुप लो मोलर मास का हो, कम मोलर मास का हो, तो उस बॉन्ड को हम हेटेरोटिक मैनर में तोड़ देंगे। सपोज करिए कि R1 का मोलर मास R2 से कम है तो मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया तो ये R2 के साथ में क्या जा करके लगेगा आपका OH और R1 कैटायन पड़ा रहेगा जो कि मौजूद आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके एल्किल आयोडाइड बनाएगा। तो इस ट्रिक से हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं और ये ट्रिक किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 को। लेकिन यहीं पर अगर जो आपका ईथर है इसमें से कोई एक एल्किल ग्रुप टर्शरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक बात याद रखिएगा कि रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो करेगी। और इसको करने का सीधा सा तरीका ये है कि सबसे पहले जो टर्शरी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है उसको हेटेरोटिक मैनर में तोड़ दीजिए। यहाँ HI H+ और I- देगा तो यहाँ दिए गए कार्बन के साथ आप किसको जोड़ेंगे, आयोडीन को, और ऑक्साइड आयन के साथ किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को। चल जाएगा। तो एक मोल अगर HI लिया जाएगा तो एल्किल हैलाइड और अल्कोहल बनेगा, और यही अगर 2 मोल ले लिया गया तो फिर अल्कोहल भी हैलाइड में ही क्या करेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ याद रखने वाली बात कि अगर दोनों में से कोई भी टर्शरी नहीं है तो SN2 पाथवे से जाएगा, और इस ट्रिक से हम बनाएंगे जिसमें कि इस इंटरमीडिएट में बॉन्ड तोड़ते समय, बैलेंसिंग मेंटेन करते समय इन नियमों का पालन करेंगे कि सबसे पहले जो बॉन्ड बनाया है उसको नहीं तोड़ना है। एक से अधिक बॉन्ड अगर तोड़ने के लिए हैं तो उस बॉन्ड को हेटेरोटिक मैनर में तोड़िए जिस पर मौजूद स्पीसीज का मोलर मास क्या है, आपका कम है, और बॉन्ड के पास में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऐसा ना हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, उसी बॉन्ड को तोड़ना है। कर लोगे अब इसको, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट रिएक्शन पर आते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ईथर अगर आप बात करेंगे तो ध्यान रहे जो एल्कोक्सी बेंजीन होता है इसमें मौजूद ये एल्कोक्सी ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, साथ ही साथ एक्टिवेटिंग नेचर का है, साथ ही साथ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पर आएगा। तो जब हम एल्कोक्सी बेंजीन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हीटिंग पर ऑर्थो और पैरा एल्कोक्सी टोलुइन या फिर आप कह सकते हैं ऑर्थो पैरा मेथिल एनिसॉल आपको मिलेगा ऐसे। अच्छा, इसमें मेजर कौन होगा, पैरा वाला, माइनर कौन होगा, ऑर्थो वाला। ठीक, और यही रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। किस इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। पर यही एल्कोक्सी बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ में कराया किसी लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जिसमें पैरा यहाँ पर मेजर होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि ये पैरेलल रिएक्शन है। और रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट को आप सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में ठीक ठाक अंतर होगा। चलेगा? तो उम्मीद करता हूं बातों कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको रिवाइज हो गया होगा, पूरा चैप्टर आपका कह सकते हैं
एल्किल और एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर दोनों चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अगर इसी वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके आप देखेंगे तो विद इन 10 to 20 मिनट पूरा लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं। सारे रिएक्शन करीब 18 से 20 रिएक्शन आपने माइनस की हैं इन दो टॉपिक्स में। हाँ, ये जरूर है कि जो पहला फर्स्ट हाफ का लेक्चर है हमारा वो एल्किल और एल्डिहाइड का था, जबकि गलती से हेडिंग किसकी पड़ी हुई थी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हेडिंग पड़ी हुई। तो आप उस सारी रिएक्शन को एल्किल और एल्डिहाइड वाले चैप्टर में देखेंगे। सेकंड हाफ में हमने कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन किया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उम्मीद करता हूँ हमारे लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आप लोग के लिए यूजफुल होंगे। इस कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन में आपकी मदद कर रहे होंगे। आप जो रिवीजन पूरे दिन भर में करेंगे वो रिवीजन हम 10 मिनट में करा दे रहे हैं, जो कि नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगा। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो एक बार पूरे चैप्टर की हल्की हल्की मेमोरी आपके दिमाग में क्या करेगी, आपको बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि अब आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताना है, बाकी लोगों को भी बताना है, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना है, अपने कमेंट को भेजना है, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताना है। हम रिमूव करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जिस प्रकार की भी गलती अगर कोई है तो हम उसे बिल्कुल वो करेंगे। कुछ आपको सीखना है तो आप हमें भेजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलो जय हिंद।